नमस्कारम सदगुरु नमस्कारम। जी। तो सदगुरु जी, आप भीतर के दुश्मन की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भीतर के दुश्मनों पर कार्रवाई हुई है और ये समर्थक हैं, पैसे देने वाले हैं, लोग जो सरहद के इस पार होकर समर्थन दे रहे हैं। Our side of the border को सही। देखिए, really हमें support समझना होगा कि ये सिर्फ एक या दो लोग नहीं हैं, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह ढहाना होगा ताकि अगर बाहरी लोग कुछ करना चाहें तो उन्हें एक सेना के रूप में आना पड़े। वे ये सब चीजें न कर पाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक स्तर का समर्थन है, सोशल मीडिया में समर्थन है। इसे खंड करना होगा। देखिए, मैं ये बात किसी जोश में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस एक समाधान की बात कर रहा हूं। देश कोई ऊपर से नहीं उतरा है, ये एक विचार है जिससे हम सभी सहमत हैं कि ये हमारा देश है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम उसके लिए समर्पित नहीं होंगे, तो ये एक शानदार विचार नहीं बनेगा, ये एक भयानक विचार बन जाएगा। अभी हमारी ये समस्या है, बहुत से लोगों ने इस विचार को महत्व नहीं दिया। वे असमंजस में हैं। राजनेता भी वे या असमंजस में हैं या सोच रहे हैं कि किस रास्ते जाना है। इसकी वजह शायद ये है कि जमीनी स्थिति ऐसी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरी ओर कई बिंदुओं पर पाकिस्तान को लगता है कि उन्हें कश्मीर मिलने ही वाला है। उन्हें कभी समझ नहीं आया कि चाहे वे कुछ भी कर लें, भारतीय सेना कभी उन्हें कश्मीर नहीं सौंपने वाली। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मगर उस ओर एक छलावा है। पिछले 70 सालों में कई बार, कम से कम 4 से 5 बार, उन्हें वाकई विश्वास था कि वे बहुत करीब हैं, बस मिलने ही वाला है, क्योंकि स्थानीय रूप से बातें होने लगती हैं, बस करीब है और 2 महीने में कश्मीर हमारे पास होगा। वहाँ इस तरह की बातें होती हैं, तो उस भ्रम को हमें तोड़ना है। और हम ऐसा कैसे करें? अगर आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तोड़ दें, ऐसे लोग हैं जो साफ साफ दीवार के दूसरी ओर हैं, उनसे एक तरह से निपटना चाहिए। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो दीवार पर बैठे और नहीं जानते कि किधर के हैं। हमें उनसे सहानुभूति से निपटना चाहिए, और जो लोग इस ओर हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। सदगुरु जी, मैं नहीं जानती कि क्या आपने हाल ही में एक पत्रिका में छपी ये रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें उन सभी सैनिकों की जाति को देखा गया है जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और उन्होंने कहा कि उनमें केवल 12.5% शहीद थे जो उच्च जाति के हैं, और ये निचली जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हैं जो उनमें अधिकांश हैं। देखिए, ये हमारे देश में सबसे नीचे स्तर के दिमाग हैं। दुर्भाग्य से वे सोशल मीडिया के माध्यम से, या मीडिया उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। कृपया, ये इंसान होने के लायक नहीं है। कृपया अपने कैमरे उन पर न लगाएं। लेकिन क्या कैमरे नहीं लगाने से भीतर का अल्सर ठीक होगा, कम होगा या दूर होगा? देखिए, अगर आपके शरीर में कोई अल्सर है तो चेहरे पर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इसका इलाज नहीं करना चाहिए? हमें इसका इलाज करना होगा। कैसे करें? लोगों के इस तरह के बेतुके बयान देने का एकमात्र कारण यह है कि वे एक दिन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहले तो उन्हें यह दर्जा मत दीजिए। इस देश में ये इस तरह हो गया है, कोई व्यक्ति अगर स्क्रीन पर आना चाहता है तो बस उसे कुछ मूर्खतापूर्ण कहना है। अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं और कैमरे उन पर हैं तो वे सिर्फ लाइमलाइट का आनंद ले रहे हैं। कृपया उन्हें ये ना दें। लेकिन सदगुरु जी, अगर इन लोगों से कहा जाए कि वे ऐसा कुछ ना करें, या अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो देश की सड़कों पर नारे लगेंगे कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई है और इस देश में इनटॉलरेंस है। देखिए, बोलने की क्षमता इंसान को मिला एक मूल्यवान विशेषाधिकार है। ये बहुत जरूरी है कि हम उसका प्रयोग वैसे करें जैसे इंसानों को करना चाहिए। अनिवार्य रूप से एक इंसान का मतलब ये है हम किस तरह से दूसरे जानवरों से अलग हैं। वो ये है कि हमारे भीतर एक बुद्धि है जो प्रतिक्रिया दे सकती है, हमारी आदतों से मजबूर प्रतिक्रियाओं से परे, यानी हम अधिक समावेशी हो सकते हैं। हमें अपने ही इलाकों में नहीं रहना है जैसे हर जीव रहने की कोशिश करता है। हमारे लिए उससे परे देखने का एक तरीका है। यदि आपकी वाणी इसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो वास्तव में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं होना क्या चाहिए। ऐसे लोग और भाषणों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, देश में झूठी गवाही के खिलाफ कानून है, मानहानि के कानून है, लेकिन अगर आप किसी पर मानहानि का दावा करते हैं तो आपको अदालत के चक्कर लगाने होंगे। तो फिर कैसे? तो मेरा कहना है कि सबसे पहले जल्दी न्याय होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। जब न्याय में 10-15 साल लगेंगे तो आप पहले से पीड़ित व्यक्ति को ही सजा दे रहे हैं। यह देश भर में रोजाना होने वाली चीज है। यह आम हो गया है। कोई भी कुछ भी कह सकता है क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं होता। अगर ये पहले का समय होता, ये सब लोकतंत्र नहीं होता, और किसी शहर या गांव में अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा होता जो सच नहीं है और अपमानजनक है, तो जाकर उसे थप्पड़ मार सकते थे। मगर यह गैर कानूनी है। अगर आपने उसे थप्पड़ मारा तो आप गिरफ्तार होंगे, वो नहीं। तो मैं कानून को अपने हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जाकर शारीरिक चोट पहुंचाते हैं तो ये कानून को हाथ में लेना होगा। लेकिन वो जो भी करता है वो कर सकता है और इसके लिए कोई कानून नहीं है। एक कानून है मगर ये बहुत सुस्त है और वो आप पे हंस रहा है। तो हमें इसे सुलझाना होगा। एक महत्वपूर्ण चीज, चाहे वो इस देश में कारोबार चलाना हो या इस प्रकार के मुद्दों को सुलझाना, उन लोगों को ठीक करना जो समर्थन करते हैं देश के खिलाफ काम करने वालों का, चाहे आतंक के रूप में या कई दूसरे रूपों में, देश को कमजोर बनाने के रूप में। 3 महीने में इसमें न्याय होना चाहिए। आपके पास पर्याप्त जज नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूं अब समय है कि हम इसके बारे में सोचें कि जिम्मेदार नागरिक इस शहर के, मान लीजिए, क्या आप 1000 लोग नहीं खोज सकते जो पूर्वाग्रह से परे हों और किसी तरह का फैसला कर सकें? 5 लोग, 10 लोग, उनकी एक ज्यूरी बनाइए और सभी साधारण मामलों को निपटाइए। सतगुरु जी, आप क्या कह रहे हैं? country where इस people देश have में come जहाँ up, लोग Omar जैसे Khalid ओमर and, खालिद, you वो know, सारे and all लोग of these जैसे people who- कन्हैया Kanhaiya कुमार, Kumar, ये आज they're आइकन हैं icons today क्योंकि because उन्होंने they नारे raised, लगाए। slogans. कम से At कम least वो they उस were दल part में of the थे group that जिसने raised नारे the लगाए, slogans, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा The हैं। sedition law is, और जब उन पर applied to them, देशद्रोह का there are कानून political लगाया जाता mainstream है parties that तो come out to राजनीतिक दल, question Yes, that, that is what I am saying. हाँ, मैं यही कह रहा हूं, कानूनन उन्हें आजाद नहीं घूमना चाहिए, ठीक है? वे न सिर्फ आजाद घूम रहे हैं बल्कि वे सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्लीज इसे खत्म कीजिए, अब समय आ गया है। अभी देश इसके लिए तैयार है, देश की भावनाएं तैयार हैं। अब उन सभी से निपटने का समय है, सभी से, क्योंकि ये बदला लेने के लिए नहीं है। ये पक्का करना है कि संभावना, हम जिस संभावना की देहरी पर बैठे हैं कि हम गरीबी हटा सकते हैं और इस देश के लोगों के लिए खुशहाली ला सकते हैं, जिन लोगों ने पिछले 10-15 पीढ़ियों से बुरा समय देखा है, गरीबी में जीवन बिताया है, अभी एक संभावना है। हम नहीं चाहते कि कोई मूर्ख इसे बर्बाद कर दे, इसलिए हमें समाधान के लिए काम करना चाहिए। यही समय है। जब मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ो तो मेरा मतलब यही था, उन सभी को, चाहे वो कोई भी हो। कई साल पहले जनरल मुशर्रफ ने कहा था, अगली बार जब युद्ध होगा तो वो तुम्हारी सीमाओं के अंदर होगा, सीमा पर नहीं। उन्होंने ये कहा था। खैर, उन्होंने एक समझ और कुछ जानकारी के साथ ऐसा कहा था। अब जब लोग खुलेआम कह रहे हैं हम देश को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें यह तय करना चाहिए, हम सभी को, क्या हमें देश को तोड़ना चाहिए? हम एक बार उसे तोड़ चुके हैं, फिर कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब हमने उसके टुकड़े किए तो 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए। बहुत से लोग 70 सालों बाद भी अब तक नहीं बच पाए और हम उस दर्द को जानते हैं। देखिए, अखबार में मरे हुए लोग आते हैं। अगर इतने लोग मर गए तो आप बताएंगे कि इतने लोग मर गए। क्या आपके पास ये बताने का तरीका है कि कितने लोग कष्ट झेल रहे हैं? Do you have a way of reporting people's suffering? जिन लाखों लोगों को लूटा गया, बलात्कार किया गया और जो अपने बीवी, बच्चे और पति खो बैठे, वे कितनी बुरी हालत में आ गए, इस ओर भी और उस ओर भी, दोनों ओर। क्या आप वैसे एक और हालात पैदा करना चाहते हैं? मैं भौगोलिक अखंडता की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी पीड़ा की बात कर रहा हूं। हमने उस पीड़ा को देखा है। दुर्भाग्य से यह अच्छी तरह दर्ज नहीं है, किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं है, किसी ने उस पर फिल्में नहीं बनाई, किसी ने इस पीढ़ी के लिए उसे जीवंत नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें फिर कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए।
तो जब देश की राजधानी में कोई खुलेआम कहता है टुकड़े टुकड़े, आप कानून की तमाम बारीकियों के साथ क्या कर रहे हैं? जो करना चाहिए उसे करें। Please do what you have to do. लोकतंत्र देश को चलाने के लिए है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। लोकतंत्र देश को तोड़ने के लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है तो उन्हें अब खुद को सुधारना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र मुख्य रूप से सत्ता का गरिमापूर्ण बदलाव है कि आप किसी रक्तपात के बिना सत्ता बदल सकते हैं, जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ लोकतंत्र के आने के बाद से ऐसा हो रहा है। तो लोकतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि आपको एक देश के टुकड़े करने का हक है। हम एक बार फिर देश को तोड़ना नहीं चाहते। हम एक बार ऐसा कर चुके हैं, हमने पीड़ा देखी है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना फिर कभी भी घटित हो हमारे देश में। तो अगर किसी को लगता है कि वे ऐसा करना चाहते हैं तो हमें उससे निपटना होगा। इसमें इंतजार किस बात का है? उनका एजेंडा देश की खुशहाली भी नहीं है। जब ऐसी चीज मौजूद है, अगर हम उससे नहीं निपटेंगे तो हम शांतिपूर्ण लोग नहीं हैं, हम नासमझ और मूर्ख हैं। बस मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में नहीं जाना चाहता जो मूर्ख थी, जिसे पता नहीं था कि देश को बनाने के लिए क्या करना है। मैं ऐसी पीढ़ी के रूप में जाना चाहता हूं जिसने सही चीजें की और देश को सही जगह ले गए। हर किसी को यह समझ लेना चाहिए, हमने भयानक इंसानी तबाही फैलाई थी, 2 टुकड़े करके, और टुकड़े नहीं। जो भी इस बारे में बात करता है उसे इस देश में नहीं होना चाहिए या उन्हें सरकारी मेहमान होना चाहिए।